नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स। अल्कोहल की तरह एल्डिहाइड भी काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको टू पार्ट में कवर कर सकें। आज के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, इट्स नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड सम ऑफ द रिएक्शन रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एल्डिहाइड्स, as we all know that any organic compound containing the carbonyl group bonded to at least one hydrogen atom, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है CO और ये एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आपके एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की अपनी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो आपके एल्डिहाइड हैं, जस्ट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, वो कैसे होंगे? गैसियस इन नेचर। जबकि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के एल्डिहाइड्स होंगे, जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड, वो क्या होंगे? लिक्विड इन नेचर। अब जहां तक हम इनके ओडर की बात करें तो एल्डिहाइड्स की अपनी एक स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग ओडर होती है। जस्ट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड में पंजेंट ऑर्डर है, वही बेंजल्डिहाइड में एल्मंड लाइक ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर के बेस पे भी ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके कलर की। जो प्योर एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन होता रहता है, इस वजह से कुछ इम्प्योरिटीज इनमें आ जाती हैं, जिस वजह से कभी कभी हमें येलोइश या ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, लाइट येलो या लाइट ब्राउन सा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सॉलिबिलिटी का। एल्डिहाइड्स हमारे कैसे कंपाउंड्स हैं? पोलर कंपाउंड्स हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्या होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होंगे। अब जैसे जैसे आपका एल्डिहाइड में जो आर ग्रुप अटैच है, वहां पे कार्बन के नंबर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आपका कार्बन चेन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकी जो सॉलेबिलिटी है वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? आर ग्रुप हमारा क्या डिनोट करता है? नॉन पोलर सेक्शन। तो जैसे जैसे आपका ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे नॉन पोलर पोर्शन आपका डोमिनेट हुआ, तो पोलैरिटी उसकी अपने आप कम होती जाएगी, पोलर सॉल्वेंट में उनकी सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है? एक तो हमारा हाइड्रोकार्बन है, देन हमारा एल्डिहाइड है एंड देन एल्कोहल। अब अगर हम इन्हीं के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो हम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किस में पार्टिसिपेट करता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। इस वजह से इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल वो बढ़ता है, जिससे कि एल्डिहाइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होंगे। वहीं अल्कोहल से तो कम है। अल्कोहल से क्यों कम है? जाहिर सी बात है, ये जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो आपका अल्कोहल से कम होगा। अल्कोहल से कम होता है, इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अल्कोहल से तो कम होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है नोमेनक्लेचर। एल्डिहाइड्स का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम कहाँ से आया हमारा? जो उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो कॉमन नेम होगा, वहीं से आपका एल्डिहाइड का भी कॉमन नेम डिराइव होगा। जैसे कि हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के करस्पॉन्डिंग कौन सा एल्डिहाइड हो गया? एसिटल्डिहाइड। लेकिन जहां तक हम इनके आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें
तो IUPAC सिस्टम में एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, AL सफिक्स जो होता है, जैसे अल्कोहल के लिए हम OL यूज कर रहे थे, एल्डिहाइड में क्या यूज करेंगे, AL। और जो रूल्स हैं, रूल्स तो हमारे कॉमन है, वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन, और वो पेरेंट चेन जिसमें कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का वो होना चाहिए। पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करते हैं कि पेरेंट चेन के अलावा इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबरिंग का। यहाँ पे नंबरिंग में हमें ये ध्यान देना है कि जो आपका एल्डिहाइड का कार्बन है, आपका CHO ग्रुप का, वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द एंड, एंड पे प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो आपका कार्बोनिल कार्बन हुआ एल्डिहाइड का, उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन देते हैं। नाउ नंबरिंग भी हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब सबको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे और उनके नाम लिखते चलेंगे। और अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होंगे तो उनको हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, देन हमने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर दिए, नंबरिंग आपकी कार्बोनिल कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो पेंटानल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है एंड कीटोन भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलती है जब दोनों प्रेजेंट हो, तो एल्डिहाइड। ये जब हमारा नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 एंड 3। अब जब हमारा कीटोन जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो। तो नाम क्या हो गया, 3 ऑक्सो पेंटानल। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों ही तरह के आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल देखते हैं। स्ट्रक्चरल में भी चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंस कहाँ होगी, चेन में होगी। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 4। वहीं सेकंड में आपके पेरेंट चेन में 3 कार्बन है और फोर्थ आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसी वजह से ये चेन आइसोमर्स हो गए और इनका नाम क्या हुआ, फर्स्ट वाला हो गया आपका ब्यूटानल और सेकंड आपका हो गया जो मिथाइल प्रोपेनल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो कि है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होंगे उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, इसी वजह से इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड देखें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, आपका बेंजल्डिहाइड को ले रहे हैं और इसमें सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है CH3, तो ये आपका बन गया जाइलिन। तो यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसके पोजीशन अलग है। तो इस केस में हमें क्या है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन आपके पोजीशनल आइसोमर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन अंतर कहाँ आएगा, फंक्शनल ग्रुप में। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो क्या होता है, कीटोन, जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी है। ये आपका प्रोपेनल है, प्रोपेनल का आपका फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया, प्रोपेन टू ओन। ठीक है। अब हम देखते हैं
स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है? तो पहले देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अगर जैसे कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट है, जस्ट लाइक इन ग्लिसरल्डिहाइड, ये जो आपका कार्बन है ये कायरल कार्बन है क्योंकि इस पे जो चारों ग्रुप अटैच हैं ये आपके अलग अलग हैं। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कि कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूलर वेट तो इनका सेम होगा, लेकिन ये क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम सिस ट्रांस की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऐसे एल्डिहाइड्स जहां पे कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल ये आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, सपोज इसको हम फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन कहते हैं, और इन पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर इनको हम प्रायोरिटी दें तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हैवी ग्रुप होगा उसको फर्स्ट और लाइटर ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप देखो कि इसमें जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं वो अपोजिट साइड में है, तो ये कैसा हो गया, ट्रांस। जबकि सेकंड में आपके जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं वो सेम साइड हैं डबल बॉन्डेड कार्बन में, तो आपका ये कैसा हो गया, सिस हो गया। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए, लेकिन अगर उसको हम कैटेगराइज करना चाहें तो कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मेजर आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी या तो रिडक्शन होंगी या ऑक्सीडेशन होंगे, हाइड्रोफॉर्मुलेशन है, ओजोनोलिसिस है, हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है। तो वन बाय वन हम इसको टेक अप करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ ईस्टर, एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे आपका जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो आपके क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यही ये जो आपका DIBAL है ये आपका क्या है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी हमारा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो ईस्टर को लेके मैकेनिज्म समराइज करते हैं ब्रीफली। ये आपका है ईस्टर जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ईस्टर का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पेयर के थ्रू एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एज अ रिजल्ट आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन, वो आपका ट्रांसफर होगा एल्युमिनियम से कार्बोनिल कार्बन की तरफ। एज अ रिजल्ट आपका क्या बनेगा, ये एक आपका सेकंड इंटरमीडिएट बना। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये आपका OR जो सेकंड ईस्टर वाला जो ग्रुप था वो आपका ब्रेक होगा, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड्स बनेंगे एंड एल्कोहल बनेगा। नाउ सेकंड रिएक्शन देखते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। ये हम लोगों ने अल्कोहल में जब रिएक्शंस देख रहे थे, अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें भी देखा था। यहाँ पे हम लोग ब्रीफली देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन टू फॉर्म क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कहाँ से होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो आपके क्रोमियम के साथ अटैच होंगे और एक आपका क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड बना। सेकेंड स्टेप में आपका जो हाइड्रोक्सिल वाला H है वहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और कहाँ पे होगा, किसी भी एक ऑक्साइड आयन पे, इनमें से किसी पे भी हो सकता है। और उस ट्रांसफर के बाद क्या होगा, आपका जो Cl है क्लोराइड, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लोराइड का जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एज अ रिजल्ट ये क्या बनाएंगे, ईस्टर, क्रोमेट ईस्टर बना लेंगे।
ना नेक्स्ट स्टेप में आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें जो हमारा बेस प्रेजेंट होगा वो आपका क्रोमेट ईस्टर से एक प्रोटॉन एब्सॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आपका क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड के मिलेंगे और साथ में क्रोमस एसिड भी मिलेगा। ना नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, कैटालिटिक ओलेफिन हाइड्रोफॉर्मिलेशन। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम और फॉर्मिल ग्रुप अटैच हो रहे हैं एल्कीन में, जिससे कि एल्डिहाइड बने। इसको हम देखते हैं। आपके जो यहाँ पे कार्बोनिल हाइड्राइड्स हैं वो एज अ कैटेलिस्ट यूज किए गए हैं और यहाँ पे कोबाल्ट के कार्बोनिल हाइड्राइड हैं। अब इस स्टेप में क्या होगा, एक आपका सीओ ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और जो एल्कीन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू आपके कोबाल्ट से, जो भी आपका मेटल होगा, वह उससे अटैच होगा। अब सेकंड स्टेप में इसके बाद क्या होगा, हमारा 1,2 इंसर्शन। एंड 1,2 इंसर्शन के थ्रू एक आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद आपका क्या होगा, एक और सीओ ग्रुप का एडिशन होगा। सीओ ग्रुप के एडिशन से क्या होगा कि आपका एक इंटरमीडिएट बना। अब यहाँ पे आपका एल्किल माइग्रेशन होगा, जो एल्किल ग्रुप अटैच है वो सीओ की तरफ माइग्रेट होगा और इस माइग्रेशन से एक और इंटरमीडिएट बना जिसमें एक वैकेंट स्पेस आपको दिख रही होगी। इस वैकेंट स्पेस पे अगर अब हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और यहां से एक हाइड्रोजन आपका फिर से कार्बोनिल कार्बन की तरफ ऐड होगा और कोबाल्ट और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमको ये एल्डिहाइड मिल गया एंड जो आपका कैटलिस्ट था वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया फॉर द नेक्स्ट साइकिल। आई होप रिएक्शन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट एक दो बार आप जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी हम पढ़ चुके हैं एल्कीन्स में और एल्काइंस में, दोनों में ही पढ़ा था। एल्कीन की ओजोनोलिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओजोन और एल्कीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, आप 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोनॉइड। अब ये ओजोनॉइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से जब इसको ट्रीट कराते हैं तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और एज अ रिजल्ट हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन बन रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें किसी भी एक कार्बन पे एटलीस्ट एक एच होना चाहिए, तभी हमारा एल्डिहाइड बनेगा। अदरवाइज हमारा क्या बन जाएगा, कीटो। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि जनरली जब हम लोगों ने एल्काइंस पढ़ा था तब भी देखा था कि एल्काइंस जो होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में वो वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे मरकरी के साथ मिलके ये क्या बनाएगा, मर्क्यूरियम आयन। अब इस स्टेप पे वाटर का एडिशन होगा, बैक साइड एडिशन हो रहा है और देन टॉटोमराइजेशन के थ्रू आपका ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। यहाँ पे जब फिर से वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो जो सेकंड इंटरमीडिएट बन रहा है वो आफ्टर टॉटोमराइजेशन आपका एल्डिहाइड देगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो एसिटिलीन है केवल उन्हीं से एसिटिल्डिहाइड बनता है, यानी ये थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई कि सिर्फ जो एसिटिलीन है उन्हीं से एसिटिल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा जो भी एल्काइंस होंगे, चाहे वो इंटरनल एल्काइंस हो या टर्मिनल एल्काइंस हो, वो क्या दे देंगे, कीटोन्स।
इसको एक बार आप लिख के देखिएगा, यहाँ पे कुछ और लेके देखिएगा और फिर रिएक्शन कीजिएगा, तो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी नेम रिएक्शन भी हैं जो कि एल्डिहाइड की सिंथेसिस में यूज होती हैं। एक दो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रोजेनमुंड रिएक्शन रिडक्शन। यहाँ पे एसिड क्लोराइड को रिड्यूस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, और इसमें बेरियम सल्फेट जो है वो कैसा काम करता है, पॉइजन का वर्क करता है, मींस आपका जो रिएक्शन रेट होगा उसको स्लो डाउन करता है। अगर इसके हम मैकेनिज्म को देखें तो आपका जो पैलेडियम है वो आपका इन्वॉल्व होता है स्ट्रक्चर में एसिल क्लोराइड के, एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप में फिर से कार्बन और पैलेडियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इन प्लेस ऑफ पैलेडियम। एज अ रिजल्ट हमारा एल्डिहाइड बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। इसमें आपके जो एल्किल नाइट्राइल है वो आपके HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl एंड टिन क्लोराइड, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाते हैं, आइमीनियम सॉल्ट। और ये आइमीनियम सॉल्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। तो अगर इसकी हम रिएक्शन देखें तो वो कुछ इस तरह की होगी। और अगर ब्रीफ मैकेनिज्म इसका देखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप में आपके जो एल्किल नाइट्राइल हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करके आइमीनियम सॉल्ट बना रहे हैं। आइमीनियम सॉल्ट आपका टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन स्टेप बाय स्टेप इनकी जो रिएक्शन होती है वो HCl और वाटर के साथ हुई, जिसमें कि आपका SnCl4 और अमोनियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, और फाइनली हमारा क्या बन जा रहा है, एल्डिहाइड्स बन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा भी आपकी ऐसी छोटी छोटी नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका किस तरीके से एल्डिहाइड बन सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इथाइल फॉर्मेट की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें MgBr वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, एल्किल आपका नेगेटिव पार्ट हुआ, तो नेगेटिव आपका किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अटैच होगा, और पॉजिटिव वाला हमारा नेगेटिव पार्ट से। तो एक तरीके से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमारा एक जेमिनल डाइऑल बना। अब यही चीज हमारी बन सकती है अगर हम सीधे आपके जेमिनल डाइहैलाइड्स लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे इसकी जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, एक्वस KOH अगर आप यूज करेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जबकि अगर आप एल्कलाइन KOH यूज करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपका जेमिनल डाइऑल बना। ये जो जेमिनल डाइऑल होते हैं ये हमारे क्या हुए, अनस्टेबल। अनस्टेबल हुए तो आपके डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होगी, एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इस रिएक्शन में बन रहा है। एक और रिएक्शन हुई, जैसे हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम SOCl2, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इसी वजह से इनको अगर हम एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लें तो आसानी से फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एसाइल क्लोराइड के बाद एसाइल क्लोराइड को हमने क्या किया, रिडक्शन स्टेप में डाला, एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हमारा प्रिपेयर हो गया। इसी तरीके से आपके जो कैल्शियम एसिटेट है इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट जब आपस में मिलते हैं तो ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू हमारा क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो कुछ इनकी रिएक्शन थी। नाउ ओवरऑल समरी, एल्डिहाइड को हम कैसे डिनोट करते हैं, RCHO, और इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो होता है AL। इसमें अगर हम एलिफेटिक
एल्डिहाइड्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल में चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, वहीं स्टीरियो में आपके ऑप्टिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हम आपको सिंथेसिस की रिएक्शन दे रहे हैं वो हम समराइज कर रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ। नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जिनमें कि कुछ हमारी नेम रिएक्शन भी थी, जैसे हमारी रोजेनमुन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन एंड वेकर प्रोसेस। तो ये तो थी हमारे एल्डिहाइड की सिंथेसिस। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इनकी रिएक्शंस लेके। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।